नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। पार्लियामेंट के अंदर यानी कि संसद के अंदर इस समय घमासान मचा हुआ है, क्योंकि एक नहीं बल्कि बहुत सारे इस समय मुद्दे हैं जिनको लेकर मोदी सरकार को ऑपोजिशन ने घेर लिया है। चाहे वो एप्स्टीन फाइल्स हो, चाहे अमेरिका के साथ जो एक खाका सामने आया है व्यापार समझौते का, या फिर ओम बिरला को हटाने का जो प्रस्ताव है। उसके अलावा आज एक और बहुत डिस्टर्बिंग खबर थी कि पीएमओ ने लोकसभा सचिवालय को यह कहा है कि आप कोई भी सवाल पीएम केयर्स फंड या फिर डिफेंस फंड्स को लेकर या फिर रिलीफ फंड्स को लेकर आप सवाल पूछने की अनुमति नहीं देंगे। अब सवाल ये उठता है कि अगर इस तरीके का एक फरमान जारी किया जाएगा और जिस तरीके से सरकार इस समय घिरी हुई है, क्या ये वाकई में जो पार्लियामेंट लॉकजैम है, जो गतिरोध नजर आ रहा है, क्या उस गतिरोध से सरकार अपने आप को निकाल पाएगी? क्योंकि ऑपोजिशन तो सवाल पूछ रहा है, सवाल जनता के उठा रहा है, सरकार ऑपोजिशन से बात नहीं करना चाहती है और इसके चलते पार्लियामेंट चल नहीं रही है और अब स्पीकर को हटाने का भी प्रस्ताव पारित किया गया है। तो आज इन सारे मुद्दों पर मैंने सोचा कि वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा जी से बात की जाए। यशवंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और सर, पहला सवाल यही है कि सबसे दुखद बात तो मैं वहां से शुरू करूंगी जो कॉम्प्रोमाइज पीएम की आ रही है। अब कॉम्प्रोमाइज पीएम यानी कि वो पीएम जिसने की कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, समझौता कर लिया है। और सबसे पहला मुद्दा जो आता है वो है ट्रेड डील का। जिस तरीके का व्यापार समझौता साइन करने वाला है भारत अमेरिका के साथ, आपको क्या लग रहा है कि मोदी जी की मजबूरी क्या है? मैं इस सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन इसके पहले नीलू जी मैं ये आपको कहना चाहूँगा, आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि इसमें एक और मुद्दा जोड़ दीजिए, और वो मुद्दा है जनरल नरवणे की किताब में जो बातें लिखी हैं उसकी। मैं मानता हूँ कि जनरल नरवणे की किताब में जो बातें लिखी हैं वो इतना सिवियरली कॉम्प्रोमाइज करती हैं प्राइम मिनिस्टर को, जो कि शायद पहले किसी प्राइम मिनिस्टर के साथ नहीं हुआ है। लेकिन आपने ट्रेड डील के बारे में पूछा। ट्रेड डील जो अमेरिका के साथ हुआ है उसके बारे में सरकार के लोग ये सपना दिखा रहे हैं भारत की जनता को कि भारत की जनता को स्वर्ग मिल गया। अब मार्च में, अभी तो इंटरिम है, मार्च में ये डील साइन होगी और आप देखेंगे कि मार्च एंड आते आते भारत जो है वो स्वर्ग में परिणत हो गया। दूध और दही की नदियां बहने लगेंगी। दिक्कत यही होगी कि वो दूध और दही अमेरिका से आएंगे, वो भारत की दूध और दही नहीं होंगे। और भी जो कुछ, आप अगर एप्पल खाती हैं, सेब खाती हैं, तो सेब जो है वो कैलिफोर्निया से आएगा। और इस तरह सारी चीज़ें अमेरिका से आयात होंगी। ट्री प्रोडक्ट्स ट्री प्रोडक्ट्स, अब बहुत लोगों को समझ में आएगा ट्री प्रोडक्ट का क्या मतलब है। अखरोट, किशमिश, एप्पल, कुछ भी जो पैदा होता है पेड़ के ऊपर। और इसमें ना केवल भारत का उद्योग मारा जाएगा, भारत की कृषि बर्बाद होगी, बल्कि साथ साथ अफगानिस्तान बेचारे, वहाँ के जो लोग हैं वो भी मारे जाएंगे, क्योंकि वो इसी पर जिंदा रहते हैं कि भारत को अपना ड्राई फ्रूट्स भेजते हैं। अब अमेरिका अगर ड्राई फ्रूट्स यहाँ नहीं रहेगा तो हम अफगानिस्तान का ड्राई फ्रूट छोड़ देंगे। लेकिन ट्रेड डील अभी हुआ नहीं है, इंटरिम है। बयान आ गया है ट्रम्प का, जिसमें उन्होंने साफ कहा है, अपने पहले दिन के ट्वीट में उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स उसमें इंक्लूडेड हैं। वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स क्या हैं उसकी व्याख्या उन्होंने नहीं की, लेकिन फाइन प्रिंट आने दीजिए। जानकार लोगों का कहना है कि भारत की डेयरी और भारत का जो कृषि है उसके ऊपर इस ट्रेड डील का बहुत बुरा प्रभाव पड़ने जा रहा है। और मैं एक बात आपको और बता दूं कि अमेरिका में बहुत सारे ऐसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स या वस्तुएं हैं जो पैकेज्ड होती हैं, और पैकेज्ड होने का मतलब ये हुआ कि वो इंडस्ट्रियल गुड्स हो गई। वो बोलेंगे ये एग्रीकल्चरल थोड़ी है, ये तो प्रोसेस है, पैकेज्ड है, इसलिए इसको आपको लेने में क्या एतराज़ हो सकता है।
तो बहुत तरह की बातें हैं फाइन प्रिंट, जिसमें कि डिटेल में देखना पड़ेगा। लेकिन आज के दिन मुझे ये कहने में तनिक भी आपत्ति नहीं है कि भारत ने अपनी सार्वभौमिकता, अपनी सॉवरेंटी ट्रम्प साहब के चरणों में रख दी और कहा, महाप्रभु तुम्हारा जो आदेश है उसको हम स्वीकार करेंगे। तो ये तो हुआ अमेरिका के साथ बात। यहाँ जो है घर में वो ओम बिरला साहब कह रहे हैं मोदी जी को कि हे महाप्रभु, मेरी टोपी आपके चरणों में है, आप जो भी आदेश दोगे उसका पालन मैं करूंगा। नहीं, लेकिन इतना चरणों में जो मोदी जी दिख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के, उसका कारण क्या है? क्या कारण एप्स्टीन फाइल्स है या कारण अदानी है? कारण कई हैं। एप्स्टीन फाइल्स भी है। एप्स्टीन फाइल्स का जिक्र आप कर रही हैं। कई देशों ने तुरंत जांच शुरू कर दी। यूके में तो इस्तीफा भी हो गया। की लोग जो थे उन लोगों का इस्तीफा हो गया। भारत में जांच भी नहीं शुरू हो रही है, ना होगी। तो एप्स्टीन फाइल मीडिया के मार्फत जो कुछ पता चलेगा वो चलेगा, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है। उसके बाद आप लीजिए, मैं जो आपसे कह रहा था नरवणे की किताब, कितनी घातक बातें उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के बारे में लिखी हैं। और विपक्ष नेता राहुल गांधी उसको लोकसभा में उठाना चाहते थे, क्यों नहीं उनको अनुमति दी गई कि वो उठाएं इसको? अनुमति नहीं दी गई ना। वो किताब बाहर पब्लिश हो गई है, यहाँ देश में उसको अनुमति नहीं मिली हो, लेकिन उसकी जो उसके कई अंश यहाँ एक मैगजीन में पब्लिश हो गए। ये पब्लिक नॉलेज है, लेकिन पार्लियामेंट में आप उसकी चर्चा नहीं कर सकते, उसका जिक्र नहीं कर सकते। नरवणे की किताब में मोदी जी का जो व्यक्तित्व है उसका पूरा कच्चा चिट्ठा खोल के उन्होंने रख दिया है। लेकिन इसीलिए वो दबा रहे हैं ताकि जनता तक सच्चाई पहुंचे नहीं। तो कई चीजें हैं, डील है, आपने एप्स्टीन फाइल की बात की, वो है, नरवणे की किताब है, अडानी जी का सवाल है। मोदी जी सिवियरली कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। ये नहीं कि एक इश्यू पर कॉम्प्रोमाइज हो गए, कई इश्यूज हैं जिस पर मोदी जी कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। और ट्रम्प के सामने दुर्भाग्य से उनको हिम्मत नहीं है कि वो उसका मुकाबला करें, उसकी बातों का जवाब दें। आज तक उन्होंने, ट्रम्प ने जो कुछ कहा है भारत के बारे में, उनके बारे में, उसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। ट्रम्प ने तो यहाँ तक कह दिया कि मैं मोदी का जो राजनीतिक करियर है उसको मैं समाप्त नहीं करना चाहता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही ना हुआ कि ट्रम्प के पास ऐसी कोई सूचना है कि वो अगर सार्वजनिक कर दे तो मोदी का जो राजनीतिक करियर है वो खत्म हो जाएगा। तो इस मोदी जी से हम कैसे ये एक्सपेक्ट करें कि वो ट्रम्प का मुकाबला करेंगे? और आज के दिन भारत को अगर अपनी सार्वभौमिकता, अपनी सॉवरेंटी की रक्षा करनी है, अपने फ्रीडम ऑफ चॉइस की रक्षा करनी है, अपने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की रक्षा करनी है, तो भारत को दो टूक ट्रम्प को कहना पड़ेगा कि यहां तक, यहां के बाद नहीं। लेकिन क्या मोदी जी में ये साहस कभी होगा? नहीं होगा। उनका सारा साहस केंद्रित होगा ओम बिरला को नीचा दिखाने। नहीं, लेकिन यशवंत जी, जो बात आप कह रहे थे जनरल नरावने के संदर्भ में, फिर आपने कहा कि जिस तरीके से व्यापार समझौता पे तैयार हो गए मोदी जी साइन करने के लिए, वो अभी साइन होगा मार्च में। ये क्या बताता है? अगर मोदी जी इतना ज्यादा सिवियरली कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, तो एक ऐसा प्रधानमंत्री क्या देश के लिए एक बड़ा खतरा है? मैं चाहती हूँ उस पर थोड़ा सा विस्तार से बोले ताकि लोग सुने, लोगों की आंखें खुले। देखिए, मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने
तब से उन्होंने एक काम तो बहुत शानदार किया कि जब जब विदेशों में गए तो वहां डंका बजा के आए। अब डंका विदेशियों से बातचीत में नहीं बजा, डंका बजा एनआरआईज की मीटिंग्स करके। वहां पर मोदी 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 लोग करते रहे और यहां पर दिखाया गया कि मोदी का डंका बज रहा है। ये जो इतने विजिट्स मोदी जी के हुए उसमें क्या निकल कर आया उसको कहीं हम लोगों ने, देश जानता है क्या किस देश के साथ क्या हुआ? मोदी जी को बहुत सारे वहां के नेशनल अवार्ड्स मिल गए, देश को क्या मिला? कुछ नहीं मिला। वो घूम आए, अभी भी घूमने गए थे मलेशिया, देश को क्या मिला ये कभी स्पष्ट नहीं हुआ। तो लोगों को भुलावे में रखना ये मोदी जी का उनकी आदत रही है शुरू से। सच्चाई को दबा देना ये उनकी आदत रही है शुरू से। और आज पूरे भारत के स्केल पर वो यही कर रहे हैं जो 12 साल 15 साल पहले उन्होंने गुजरात में किया था। वहाँ उन्होंने ऑपोजिशन को दबा दिया, वहाँ उनका जो लेजिस्लेचर था उसका कोई मतलब नहीं रहा। उन्होंने बीजेपी को दबा दिया, उसको गुलामों की पार्टी बना दिया और जो मनमर्जी हुई वो किया। आज पूरे भारत के पैमाने पर मोदी जी यही कर रहे हैं और दुर्भाग्य की बात है कि बीजेपी के अंदर अब कोई ऐसा नहीं बचा है जो उनके खिलाफ आवाज मुखर कर सकता है और कह सकता है देश खतरे में है, मोदी जी आप घर का रास्ता नापो, अब ये प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ो। लेकिन यशवंत जी, आपने बड़ी बात कही और कि बीजेपी के अंदर किसी के पास हिम्मत नहीं है कि वो ये कह सके कि मोदी जी देश के लिए एक बड़ा खतरा है। लेकिन आज इस इंटरव्यू के माध्यम से अगर मैं आपसे कहूं कि आप मोदी जी को इस समय क्या बोलेंगे, आप क्या कहेंगे मोदी जी से? वो सुने या ना सुने बात दूसरी है, लेकिन आज लाखों लोग जो ये इंटरव्यू देखेंगे कम से कम वो ये कह तो पाएंगे कि देश ऐसा वरिष्ठ नेता है जो मोदी जी को खरी खोटी सुनाकर और उनको आईना दिखाने का काम कर रहा है। आप क्या कहेंगे इस समय, खासकर ये जो अभी हाल में जो घटनाक्रम हुआ, चाहे वो जनरल नरावने की किताब हो या व्यापार समझौता हो या जिस तरीके से पार्लियामेंट में हम चीजें देख रहे हैं, उसको लेकर आप मोदी जी से क्या कहेंगे? मैं मोदी जी से हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन करूंगा, मोदी जी बहुत हो गया। 12 साल से ऊपर आप गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, 12 साल से ऊपर आप देश के प्रधानमंत्री रहे, बहुत हो गया। अब देश को बख्श दीजिए और संन्यास ले लीजिए, साधु का वेश धारण कीजिए, मीडिया में दिखाने के लिए नहीं, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, और उसी गुफा में जाके बैठिए जहां आप बैठ के फोटो खिंचवा रहे थे। लेकिन यशवंत जी, एक चीज और भी है कि ये बीजेपी के अंदर जिस तरीके का माहौल है कि सब सिर झुका के वो सारी बातें सुन लेना मोदी और शाह साहब की, तो इसका मतलब ये है कि मोदी जी के लिए तो कोई चुनौती है ही नहीं। अभी 2027 में यूपी भी जीत जाएंगे, 29 में भी जीत जाएंगे। अभी ऑपोजिशन का कोई रोड मैप ऐसा नजर आ नहीं रहा है कि वो किस तरीके से बीजेपी का सामना करेंगे। तो फिर इसका मतलब ये है कि 2029 में बीजेपी की सरकार आनी तय है। आपने बिल्कुल सही कहा, मैं आपसे 100% सहमत हूँ। बीजेपी के पास जो चुनाव लड़ने की मशीनरी है और जो संसाधन है नीलू जी, उसका मुकाबला भारत की कोई पार्टी नहीं कर सकती आज के दिन, कोई नहीं कर सकती है। और इसलिए चुनाव चाहे लोकसभा का हो, चुनाव चाहे विधानसभाओं का हो, चुनाव चाहे नगर पालिकाओं का हो, हर चुनाव बीजेपी जीतेगी। इसमें मुझे कोई शक नहीं है कि बीजेपी ही जीतेगी। लेकिन बीजेपी जीत के सरकार बना लेगी, लेकिन वो सरकार जो है वो लड़खड़ाती चलेगी, वो जो है वो सरपट कभी दौड़ेगी नहीं, क्योंकि जो मुखिया हैं भारतीय जनता पार्टी के इस समय वो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं कई मुद्दों पर। और देश के भीतर मैं आज आपसे कहना चाहता हूं बहुत आदर के साथ मोदी जी के प्रति कि मोदी जी को देश के भीतर से चुनौती नहीं मिलेगी, मोदी जी को देश के बाहर से चुनौती मिलेगी।
जब ट्रम्प ऐसा व्यक्ति ये कहता है कि हम मोदी जी का कैरियर खत्म नहीं करना चाहते हैं, तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है ना कि उनके उसके पास ऐसी कोई चीज है मोदी के बारे में जो अगर वो पब्लिक कर दे तो मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रह सकते हैं। बिल्कुल। हमारे लिए तो बहुत ये भयानक शर्म की बात है और हमारे लिए बहुत ये खतरे की बात है। मैं कहूँगा कि हमारे प्रधानमंत्री की चाबी अमेरिका के राष्ट्रपति के हाथों में है और वो यहाँ पर जो अपना हुक्म चला लें, जिसमें हुक्म में लोकसभा के स्पीकर भी शामिल हैं, वो जो हुक्म चाहे वो चला लें, जो डायरेक्टिव चाहे वो दे दें, लेकिन ट्रम्प के सामने मोदी जी की कोई हैसियत नहीं बची है। ट्रम्प के सामने मातहत की तरह ही मोदी जी का व्यवहार बराबर होगा और ये देश और उसके भविष्य के लिए खतरनाक है। तो इसका मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रम्प जब तक चाहते हैं तभी तक मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे, और अगर जिस दिन मोदी जी ने विरोध किया डोनाल्ड ट्रम्प का, उस दिन वो सत्ता से बाहर हो जाएंगे। मोदी जी का विरोध करने का सवाल ही नहीं है। मोदी जी कभी ये रिस्क नहीं लेंगे कि वो ट्रम्प का विरोध करें। ट्रम्प ने तो हाल के दिनों में कितनी चुनौतियां दी हैं मोदी जी, और किसी को अगर भारत से जवाब देना चाहिए था तो अगर उधर से अमेरिका का राष्ट्रपति बोल रहा है तो इधर से प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए था। प्रधानमंत्री ने एक शब्द बोला क्या? एक भी मामले में क्या उन्होंने ट्रम्प के साथ इश्यू ज्वाइन किया जिसको कहते हैं, उसको चैलेंज किया क्या? नहीं किया। इसलिए नहीं किया क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, इसलिए नहीं किया कि वो जानते हैं कि वो भारत की जनता के रहमो करम पर आज प्रधानमंत्री नहीं है, वो ट्रम्प के रहमो करम पर आज प्रधानमंत्री है। लेकिन ये जो स्थिति है ये तो देश के लिए तो खतरनाक है ही, बीजेपी के लिए अपने आप में खतरनाक है। एज अ पार्टी बीजेपी के अंदर आपको लगता है कि कोई भी इस बात का विरोध नहीं करेगा क्योंकि मोदी जी सबको लॉलीपॉप दे देंगे कि देखो भाई हमारे ईश्वर तो ट्रम्प हैं, ट्रम्प के हाथ में मेरी चाबी है और मेरे हाथ में बीजेपी की चाबी है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। पूरा बीजेपी उनके सामने नतमस्तक है, संगठन नतमस्तक है। मुझे कहते हुए अफसोस हो रहा है कि आरएसएस नतमस्तक है और जो बीजेपी पार्टी है वो नतमस्तक है। सारे लोग, उनका कैबिनेट बीजेपी गुलामों की पार्टी बन गई है। एक दफा हिंदुस्तान के इतिहास में हुआ रहा था, आपने सुना होगा कि शासन गुलाम वंश के हाथों में चला गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था, वो यहाँ का शासक बना, उसके बाद बलबन, उसके बाद और कोई, उसके बाद और कोई, 4-5 पुश्त चला गुलामों का शासन, गुलाम वंश उसको बोलते थे। भारतीय जनता पार्टी में भी गुलाम वंश की ही प्रथा शुरू हो गई है। वो लोग वंशवाद का विरोध करते हैं, लेकिन वंशवाद में गुलामी का वंशवाद भी शामिल है और यही हाल आज बीजेपी का है। इसलिए बीजेपी से हम नहीं उम्मीद कर सकते हैं। बीजेपी, आपने देखा ना बीजेपी के सांसद जो हैं वो किस तरह व्यवहार करते हैं जब प्रधानमंत्री आते हैं हाउस में। अटल जी इनसे कहीं बड़े नेता थे। अटल जी जब आते थे लोकसभा में या राज्यसभा में जाते थे तो मुझे तो नहीं याद है कि इस तरह की बात होती थी, अटल अटल के नारे लग रहे हों जैसे आज मोदी मोदी के नारे ये गुलाम लोग लगाते हैं। और हमारे स्पीकर साहब बहुत खुश होते हैं, कहा चलिए मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। ऐसे नारे तो मैंने नॉर्थ कोरिया की संसद में देखे हैं लगते हुए। तो वही तो है, वही पहुंच गए। घूमते घामते भारत की जो व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था, वो नॉर्थ कोरिया ही पहुंच गई। और इसलिए एक सुप्रीम लीडर, एक नेता, एक बिजनेसमैन जो नगर सेठ है इस देश का, सब कुछ एक, दूसरा कोई नहीं। तो वो उस परिस्थिति में
आज हम सब जी रहे हैं, आप और हम। लेकिन इन सारी दुविधाओं के बीच में राहुल गांधी हर मुद्दे को उठा रहे हैं। एक बात का तो क्रेडिट उनको देना पड़ेगा कि किसी भी मुद्दे पे, चाहे वो अदानी का मुद्दा हो, चाहे ट्रेड डील का मुद्दा हो, चाहे एप्स्टीन फाइल्स का मुद्दा हो, राहुल गांधी चुप नहीं है। मैं पूरे कांग्रेस की बात तो नहीं कर सकती हूँ, लेकिन राहुल गांधी लगातार मुखरता से इन इश्यूज को रखते हैं। राहुल गांधी के बोलने का असर आपको कुछ दिख रहा है? लगातार वो कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। नरावने की किताब का जिक्र उन्होंने किया। आज पूरे देश को, पूरे वर्ल्ड को पता है कि भाई मोदी जी इज अ कॉम्प्रोमाइज पीएम। उन्होंने समय पर जनरल नरावने को कोई डायरेक्शंस नहीं दिए। तो क्या इसका कुछ ना कुछ असर लॉन्ग रन में होगा? मोदी जी का एग्जिट कभी तो होगा देश से। देखिए, से मतलब राहुल गांधी को नीलू जी बहुत क्रेडिट जाता है, इस बात का श्रेय जाता है कि उन्होंने ये सब इश्यूज लोकसभा में उठाने की अनुमति दी गई या ना दी गई। अगर नहीं भी दी गई तो ये सारी बातें पब्लिक डोमेन में आ गई कि राहुल गांधी ने ये मुद्दा उठाया, ये मुद्दा उठाया, ये मुद्दा उठाया। अब नरावने की किताब में क्या लिखा हुआ है, इसमें किसको क्या रुचि थी? कौन लोग इंग्लिश का किताब पढ़ते हैं? कितने लोग इस देश में? लेकिन चूंकि राहुल गांधी ने उठाया, चूंकि उनको रोका गया उठाने से, इसलिए सारी बात जनता के सामने आ गई कि मोदी जी दावा करते रहे शुरू से 56 इंच छाती का, और जब मौका मिला तो ये बोल के पतली गली पकड़ ली कि जो उचित समझो वो करो। इससे इतनी क्षति हुई है प्रधानमंत्री के इमेज को, हम अभी शायद पूरी तरह से उसको ग्रहण नहीं कर पाए हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि उस किताब से और राहुल गांधी ने जिस तरह उसको उठाया, मोदी जी की छवि को बहुत आघात पहुंचा है। और बाकी जो बातें हैं, ट्रंप के सामने झुक जाना, उनके पैरों पर अपना सिर रख देना, ये सब बातें क्या दिखाती हैं? कि हमारे प्रधानमंत्री में दम नहीं है। नहीं, लेकिन सवाल यही उठता है कि अब ओम बिरला के को हटाने का भी अब एक प्रस्ताव लाने की कोशिश कर रहा है। इन सारी चीजों का अंत क्या होगा? क्या आपको लग रहा है कि ओम बिरला कोई सबक सीखेंगे, या ट्रेजरी बेंचेस या सरकार कुछ इससे सबक सीखने वाली है? सरकार तो बिल्कुल बेशर्मी पे उतारू है। तो इन सब एक्शंस का भी क्या फायदा होने वाला है, सिवाय इसके कि इतिहास में के स्वर्णिम अक्षरों में ये सब चीजें लिखी जाए? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने बराबर विश्वास किया है भारत की जनता में, और इन सब चीजों का जनता के मानस के ऊपर असर पड़ रहा है। घड़ा जो है एक एक बूंद करके भर रहा है, एक ही बार नहीं भर गया। किसी ने नल बहुत जोर से नहीं खोल दिया, कोई क्रांति नहीं आ गई, लेकिन घड़ा जो है वो एक एक बूंद से भर रहा है। और एक समय आएगा जब घड़ा भर जाएगा, और वो समय दूर नहीं है। वो समय, नीलू जी, दूर नहीं है। लोग सड़कों पर उतरने के लिए बाध्य होंगे। ऑपोजिशन जो है उसको सरकार और भी दबाने की कोशिश करेगी। ऑपोजिशन के पास भी कोई विकल्प नहीं होगा सड़कों पर उतरने के अलावा, जेल जाने के अलावा। तो ये सब कुछ होगा। मैं देख रहा हूं साहब कि भविष्य में क्या होने वाला है, यही होने वाला है। और जब देश में कोलाहल होगा, ट्रंप वहां बैठा उसको देखेगा, तो उसके लिए भी मोदी जी को बचाना मुश्किल होगा, और वो बातें खोल देगा जो कि आज वो नहीं खोलना चाहता है। नहीं, तो इसका मतलब ये है कि ट्रंप को मोदी जी के सारे राज पता हैं, चाहे वो एप्स्टीन फाइल से जुड़ा मामला हो, चाहे वो अदानी का हो। आपने सही कहा एक तरीके से कि सारी जो चाबी है वो ट्रंप के पास ही है। तो इसका मतलब अगर मोदी जी सबसे ज्यादा इस समय अगर किसी से डरते हैं तो वो है डोनाल्ड ट्रंप। बिल्कुल, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, कहीं कोई शक नहीं है कि मोदी जी योर्स मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट की कैटेगरी में आ गए हैं जहां तक ट्रंप का सवाल है। और कोई ऐसी बात कभी भी मोदी जी डिनाई नहीं कर सकते हैं जो ट्रंप उनसे डिमांड करेगा। और ये मोदी जी का जो कुछ भी हो, ये भारत देश के लिए उचित नहीं है, उसके भविष्य के लिए ये
बहुत बड़े खतरे का संदेश है, संकेत है कि हमारा जो देश का मुखिया है, जो प्रधानमंत्री है, वो इतना सिवियरली कॉम्प्रोमाइज्ड है कि उसकी चाबी एक विदेशी हुक्मरान के हाथ में है और वो जब चाहे वो चाबी घुमा सकता है और उसको अपदस्थ कर सकता है। यशवंत जी, लेकिन आपको क्या लग रहा है, जैसे कि पीएमओ ने आज लोकसभा सचिवालय को बोला कि आप कोई सवाल पीएम केयर्स फंड से पूछने की इजाजत नहीं देंगे संसद के अंदर, तो आप पीएम केयर्स फंड के बारे में ना हम आरटीआई फाइल कर सकते हैं, अब संसद में भी इसको लेकर चर्चा नहीं हो सकती। आपको लगता है कि मोदी जी इस पर भी देश से कुछ छुपा रहे हैं और इसी वजह से उन्होंने इस तरीके का निर्देशन लोकसभा सचिवालय को दिया होगा? देखिए, एक तो यह है कि मोदी जी को कोई अधिकार नहीं बनता है कि वो लोकसभा सचिवालय को इस तरह का डायरेक्टिव दें, आदेश दें कि तुम इसका सवाल नहीं एंटरटेन करोगे, उसका सवाल नहीं। आप जानती हैं कि हमारी व्यवस्था में, प्रजातांत्रिक व्यवस्था में, लोकसभा स्वतंत्र है, एग्जीक्यूटिव का, कार्यपालिका का उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। लोकसभा का स्पीकर लोकसभा का मुखिया होता है, वही चलाता है लोकसभा। मोदी जी ने या पीएमओ ने अगर इस तरह का डायरेक्टिव लोकसभा सेक्रेटेरिएट को दिया है तो वो सर्वथा अनुचित है। कोई दूसरा अगर लोकसभा का स्पीकर होता तो वो प्रोटेस्ट करता, लेकिन ओम बिरला से हम ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक बार फिर ये प्रूव हो गया कि हमारा जो प्रजातंत्र है वो भी मोदी जी की तरह सिवियरली कॉम्प्रोमाइज्ड हो गया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का हाल हमने देख लिया, हमने मीडिया का हाल देख लिया, हमने दूसरे जो दूसरी संस्थाएं हैं उसका देख लिया, और फाइनली हम लोकसभा का विसर्जन देख रहे हैं इस समय। एक चीज और आपसे पूछूंगी चलते चलते यशवंत जी, कि आपको लगता है कि अगर आज मोदी जी के अंदर इतनी रीढ़ होती जैसे नेहरू जी में थी या इंदिरा गांधी में थी, और उस समय देश कुछ भी नहीं था, उसके पास उस समय बहुत ज्यादा क्षमता देश की नहीं थी, फाइनेंशियल क्षमता नहीं थी, लेकिन फिर भी उस समय के प्रधानमंत्रियों ने आवाज बुलंद करके और अपना जवाब दिया। आज ट्रंप इसीलिए फायदा उठा रहे हैं क्योंकि मोदी जी की उनको कमजोरी पता है, मोदी जी मुंह तोड़ जवाब नहीं दे पा रहे हैं। इस चीज का फायदा आज उठाते हुए उन्होंने भारत को बिल्कुल एक तरीके से बर्बाद कर दिया, देश को बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। और आप नेहरू और इंदिरा गांधी की बात छोड़ दीजिए कि उनके बताए हुए रास्ते पर मोदी जी नहीं चलेंगे, लेकिन कम से कम वाजपेयी जी के तो बताए हुए रास्ते पर चले। आपको याद होगा कि कारगिल युद्ध के टाइम में नवाज शरीफ वहां पहुंच गए थे और राष्ट्रपति क्लिंटन ने वाजपेयी जी को कहा कि आप भी आ जाओ तो बैठ के यहाँ पर समझौता हो जाएगा। वाजपेयी जी ने ठुकरा दिया उस निमंत्रण को। तो अनेक ऐसे उदाहरण हैं जहां पर कि वाजपेयी जी ने स्टैंड लिया, उनकी सरकार ने स्टैंड लिया। अमेरिका चाहता था कि हम इराक में फौज भेजें या कम से कम मेडिकल यूनिट भेजें, हमने मना कर दिया कि हम नहीं भेजेंगे। तो जब जब मौका आया तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हम लोग उस समय चाहते थे कि अमेरिका के साथ संबंध बेहतर हो, लेकिन अमेरिका की मातहती हमने नहीं की। मोदी जी तो अमेरिका की मातहती कर रहे हैं। तो ये जो है, ये जैसा मैंने आपसे कहा कि ये मोदी जी के लिए तो खतरा ही है, देश के लिए बहुत खतरा है, क्योंकि जहां वो पहुंचा के देश को छोड़ेंगे वहां से देश को फिर वापस लौटने में वक्त लगेगा, एफर्ट लगेगा और बहुत बड़ी इच्छा शक्ति की जरूरत होगी। तो मेरा आखिरी सवाल यही है कि मैं आपसे ही सुनना चाहती हूँ कि मोदी जी देश के लिए कितना बड़ा खतरा है, और क्या खतरनाक प्रधानमंत्रियों में मोदी जी की अब गिनती होगी कि मोदी जी देश के लिए खतरनाक है? मैं मानता हूं कि अभी तक जितने प्रधानमंत्री हुए हैं, छोटे समय के लिए या लंबी अवधि के लिए, उसमें सबसे खतरनाक प्रधानमंत्री मोदी जी ही हैं। इसलिए सबसे खतरनाक प्रधानमंत्री हैं कि वो बाहर तो पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज्ड है, खास करके अमेरिका के सामने, और देश के भीतर वो अधिनायकवाद चला रहे हैं, डिक्टेटरशिप चला रहे हैं। और ये जो लेटेस्ट एग्जाम्पल है, लोकसभा को उन्होंने जो कहा है वो उसका फिर एक प्रूफ आ गया कि उनके सामने कोई भी इंस्टीट्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं है।
वो पूरा एक छत्र शासन देश में चलाना चाहते हैं, चाहे कितना भी वो झुके अमेरिका के सामने। चलिए यशवंत जी, जी जी सर, एक तरफ डिक्टेटरशिप और एक तरफ ओबीडियंस। बिल्कुल। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच यशवंत जी, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग।